उस रात अगर रोहन ने वो फोन नहीं उठाया होता तो शायद वो आज भी जिंदा होता। हेलो, कौन? रोहन, मेरी बात ध्यान से सुन। अभी के अभी अपना घर छोड़ दे। पहले ये तो बताओ तुम हो कौन? नाम जानकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर 5 मिनट के अंदर नहीं निकला तो वो तुझे ढूंढ लेगा। देखो भाई, रात के 2 बजे मजाक मत करो। ये मजाक नहीं है। क्या तेरे घर के बाहर एक नीली वैन खड़ी है? रोहन चौंक गया। धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया। सड़क पर सचमुच एक पुरानी नीली वैन खड़ी थी। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं भी कभी उसी घर में रहता था। तुम आखिर हो कौन? मैं तेरा भविष्य हूं। कॉल कट जाती है। उसी पल मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है बाहर? कोई जवाब नहीं। फिर इस बार और जोर से। रोहन ने डोर कैमरा खोला। स्क्रीन पर कोई नहीं था, लेकिन डोर कैमरे के बिल्कुल पीछे सड़क पर वही काली वैन दिखाई दे रही थी। अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप झूम होने लगी। वैन का पिछला दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर लकड़ी के कई बड़े बड़े बॉक्स रखे थे। हर बॉक्स पर एक नंबर लिखा था। 1, 2, 3, 4। रोहन की नजर सबसे आखिरी बॉक्स पर जाकर रुकी। उस पर बड़े सफेद अक्षरों में लिखा था 14। ये ताबूत नंबर 14 क्या है? तभी मोबाइल पर फिर कॉल आया। वही आदमी, मत देख, उसकी तरफ मत देख। लेकिन देर हो चुकी थी। वैन के अंदर रखा ताबूत नंबर 14 धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। रोहन डर के मारे पीछे हट गया। आखिर उसके अंदर क्या है? फोन पर कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर आदमी रोने लगा। उसके अंदर कोई और नहीं, तू खुद है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने फिर डोर कैमरे की तरफ देखा। ताबूत अब पूरी तरह खुल चुका था, लेकिन अंदर कोई लाश नहीं थी। सिर्फ एक मोबाइल रखा था और उस मोबाइल की स्क्रीन पर रोहन का लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो में रोहन अभी भी फोन पर बात कर रहा था, लेकिन वीडियो वाला रोहन धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा, जबकि असली रोहन बिल्कुल नहीं मुस्कुरा रहा था। रोहन के दरवाजे पर अचानक दस्तक होने लगती है। रोहन की आंखें खुलती हैं। वह घड़ी में देखता है तो रात के 2 बज रहे होते हैं। वह सोचता है, भला इतनी रात में कौन हो सकता है। रोहन थोड़ा डर जाता है। वो लालटेन हाथ में लेकर दरवाजे की ओर बढ़ने लगता है। वह दरवाजा खोलना है और दरवाजे के बाहर जो देखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वह देखता है उसके दरवाजे के बाहर कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी है, जो कि 2 साल पहले मर चुकी थी। रोहन अपनी बेटी को 2 साल बाद जिंदा देखकर सुन्न सा पड़ गया था। तभी रोहन की बेटी ने कहा, पापा, मैं ठीक हो गई। अब आपको मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। चुड़ैल ने मुझे ठीक कर दिया पापा। लोग सही कहते थे, वो चुड़ैल लड़कियों के दांत ठीक कर देती है। देखिए मुझे, मैं ठीक हो गई हूँ। मैं ठीक हो गई पापा।
राहुल बिना कुछ कहे बस उसे देखता रहता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। इतनी में वो लड़की दीवार पर खुद की हार टंगी तस्वीर देखकर खुद ही डर जाती है। वो अपने पापा से कहती है, पापा, ये मेरे फोटो पर हार क्यों है? क्या कोई मुझे बताएगा ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और वो बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन जब उसे होश आता है तो उसके पापा उसे बताते हैं, बेटी, मुझे लगा तुम्हें किसी चुड़ैल ने खा लिया है। अच्छा, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, 2 साल तक तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम हमें कहीं नहीं मिली। आखिर हुआ क्या तुम्हारे साथ? ये कैसा रहस्य है? तभी सीमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने कहा, 2 साल हो गए, लेकिन मैं कल ही तो गई थी उस पेड़ के नीचे और चुड़ैल ने मुझे ठीक कर दिया। नहीं सीमा, नहीं। 2 साल से तुम लापता हो। किसी को मालूम ही नहीं तुम गई कहाँ हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? सीमा को विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर यह कैसा रहस्य है। तभी रोहन बोला, हम पार्वती माँ से इस रहस्य के बारे में पूछते हैं। इस गांव में वही हैं जो उस पेड़ के रहस्य के बारे में काफी कुछ जानती हैं। दोनों पार्वती माँ के घर पर जाते हैं। पार्वती माँ चारपाई पर बैठी हुई थी और परेशान लग रही थी। अचानक उनकी नजर सीमा पर पड़ती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। सीमा और उसके पापा तंग रह जाते हैं। बड़ी कोशिका के बाद वो अपने आप को संभाल कर गहरी सांस लेती हैं। दोनों ही गहरी नजरों से पार्वती माँ को देखते रहते हैं। क्या हुआ मामा? आप रो क्यों नहीं हो? कितने सालों से लोगों को लगता था नारियल के पेड़ के नीचे सोने से चुड़ैल दांत तक ठीक करती है, लेकिन 2 साल बाद इसे यहाँ देखकर ये रहस्य सुलझ गया। दोनों की नजर पार्वती माँ को घूरे ही जा रही थी। दरअसल पेड़ के नीचे सोने के बाद चुड़ैल को शरीर छोड़कर पेड़ के नीचे सोने वाले के शरीर में चली जाती है। कल रात जिया पेड़ के नीचे सोई हुई थी और जो पेड़ पर थी वो सीमा थी। जिया ने अपना शरीर छोड़कर सीमा के शरीर में प्रवेश किया। यह सुनकर दोनों ही बहुत डर जाते हैं। जय की दादी से इस कुलसी का पता चलता है कि जय चुड़ैल बन चुकी है और मुश्किल में फंस गई है। सभी की आंखें नम हो जाती हैं। सीमा तो यह सुनकर मानो सुन्न पड़ जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि वह 2 साल तक चुड़ैल वन के नारियल के पेड़ पर रहती थी। सभी खामोश हो जाते हैं। तभी रमेश हिम्मत दिखता है। चाहे जो करना पड़े, मैं जिया को बचा के रहूंगा। मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आज सीमा सही सलामत घर पहुंच गई है। माँ, कोई रास्ता तो होगा जो हम जिया को बचा पाएं। एक रास्ता है, लेकिन मुझे पता नहीं ये रास्ता सही है या गलत। एक बात तो है, श्राप के कारण चुड़ैल नारियल का पेड़ छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तो हम सब एक तरकीब आजमा सकते हैं। ध्यान से सुनो। दादी ने रोहन के कान में फुसफुसाया और सारी बात बताई। काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिया को बचाना ही होगा। आज जब सब नवरात्रि खेलने में व्यस्त होंगे, तब हम जाकर जिया को बचा सकते हैं और गांव वालों को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अगर गांव वालों को पता चला तो वो चुड़ैल की डर की वजह से जिया को कभी बचाने नहीं देंगे। रोहन अपने दोस्त कपिल के साथ गांव के बाहर एक मुर्दा घर की तरफ निकलते हैं। सुनसान रास्ते पर सिर्फ उनकी गाड़ी की रोशनी ही दिखाई दे रही थी। कमेंट 2